आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो 40-45 की एज तक आते आते बहुत सारी बीमारियां एक आम इंसान को लग जाती है। बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ कि नेचर से कनेक्टिविटी ना होना। योगा के अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन से आसन हुए या कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो एक आम आदमी को रेगुलर रोज यानी वीक के अंदर 3-4 दिन तो रेगुलर करनी ही चाहिए। 84 लाख आसन हैं जिसमें से 84 आसनों को विशेष माना गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से आसन है जो हम कर सकते हैं जिससे अच्छी लाइफस्टाइल हम ले सकते हैं, पा सकते हैं। 5 मिनट अनुलोम विलोम करो और 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार करो। क्या चाय पीना सही है? सुबह उठ के खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट चाय एक्चुअली नहीं पीनी चाहिए। जिनको अल्कोहल के अंदर दवाई नजर आती है कि हम जब तक लेंगे नहीं जब तक सही नहीं रहेंगे। मनमोहन योगी तो नहीं करता स्मोक, मनमोहन योगी तो नहीं करता ड्रिंक, तो क्या किसी एनर्जी में कमी है क्या? लेकिन इसका असर आज के टाइम पर आप देखना सबसे ज्यादा सेक्स लाइफ के ऊपर भी पड़ने लग गया है, रिलेशनशिप के ऊपर पड़ने लग गया है। अगर मैं किसी लायक ही नहीं बचूंगा ना तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। योग लोग करना अभी भी कम पसंद कर रहे हैं, जिम के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जिम से बॉडी स्टिफ होती है, योग से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको एक मैसेज क्या देना चाहोगे हेल्थ को लेकर कि हाँ ये मेरा लास्ट मैसेज है? तो मेरा एक संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं, और संकल्प ये है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज तक हम बात करते हुए आए हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की, और आज भी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है वो आपकी हेल्थ के ऊपर होने वाला है। मेरे साथ में जो गेस्ट है, यकीन मानिएगा ये पॉडकास्ट तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस तरह का। सबसे पहली बात तो पूरा देखोगे, हेल्थ बहुत अच्छी आपकी होने वाली है। मेरे साथ में मनमोहन योगी है जिनको 18 साल का एक्सपीरियंस है योगा का, और वो अपना इंस्टीट्यूट जयराम योगा भी रन करते हैं। और ऐसे पता नहीं कितने, मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, हजारों नहीं लाखों लोगों को गाइड कर चुके हैं कि अपनी हेल्थ को कैसे आप बेहतर रख सकते हैं। तो आज सारी टिप्स आपको इस वीडियो की मदद से मिलने वाली है। सबसे पहले मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए इस पॉडकास्ट के लिए। ये तो हम तो वैसे फाइनेंस से रिलेटेड ही करते हैं, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि हेल्थ को लेकर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। राइट, थैंक यू सो मच सर मेरे को बुलाने के लिए और इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए। मनमोहन जी, सबसे पहले देखो शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूँगा, बाकी अदर पॉडकास्ट के जैसे हम नहीं जाएंगे। आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो 40-45 की एज तक आते आते बहुत सारी बीमारियां एक आम इंसान को लग जाती है। जो कि पहले हम देखते हैं हमारे दादाजी के टाइम पर, नाना जी के टाइम पर, वो 70-80 साल तक बहुत इजीली कुछ भी नहीं होता था, कोई टैबलेट की जरूरत नहीं थी, इतनी चलती भी नहीं थी टैबलेट्स। और अब आप देखोगे तो 30-35 आते आते तो बहुत सारी बीमारियां एक तरह से आदमी को लग जाती है। तो क्या रीज़न मानते हैं सबसे पहले? बेसिकली 30-35 भी आप बोल रहे हैं मेरे पास, क्योंकि स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं डेली बेसिस पे, एंट्रीज होती हैं तो पता चलता है 20-22 साल के बच्चे, 23 साल 24 साल के बच्चे स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में हैं। छोटी छोटी बच्चियों को पीसीओडी है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी लाइफ को सही से जीना शुरू नहीं किया है उन बच्चों को इंसुलिन लेनी पड़ रही है, शुगर है, और ऐसे बहुत बच्चे मैं जानता हूँ जिनको ट्यूमर है, जिनको पैरालिसिस है। छोटे बच्चे, 30-35 की भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब एज की कोई बीमारी की कोई एज रही नहीं गई है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। उसके पीछे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ कि नेचर से कनेक्टिविटी ना होना। बहुत लोगों से पूछो बीमार क्यों पड़ते हैं तो कहते हैं सर लाइफ स्टाइल ख़राब है। कई लोग कहते हैं कि सर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। कई लोग कहते हैं खान पान ठीक नहीं है सर इसलिए। तो क्या खान पान जो रोड पे रहता है उसका ज़्यादा अच्छा है हमसे? जो हथौड़े चलाता है, रोड पे लेबरगिरी करता है, क्या हमसे ज़्यादा अच्छा खाना खाता है? क्या हमसे ज़्यादा अच्छा हाथ धो के खाना खाता है? क्या हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल जीता है? नहीं जीता है। उसके बावजूद भी हमारे घर का बच्चा, बड़ा बूढ़ा सब बीमार हैं और दवाई के साथ दिन की शुरुआत होती है। लेकिन अगर उनकी लाइफ देखोगे तो उनको धूप भी लगती है, बारिश भी लगती है, छाँव भी लगती है, हवा भी लगती है, जिस कारण से उनका बच्चा रोड पे भी पैदा होने के बावजूद भी, हाथ गंदे हाथ से ही खाना खाने के बावजूद भी उसको कभी फूड पॉइजनिंग जल्दी नहीं होती। रीज़न ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं नेचर से डिस्कनेक्ट हैं, इवन नेचर के खिलाफ है। जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो हम एसी में बैठे होते हैं, और बाहर बहुत ठंड होती है तो हम हीटर में बैठे होते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने ऐसा देखा है। नहीं, वैसे आजकल सारी फैसिलिटी चाहिए एक आदमी को एक्चुअली। और अब तो क्या हो गया है, मेट्रो सिटीज़ में क्या हो गया है कि घर से उतर करके आपको रोड तक भी नहीं जाना, आपकी तो कैब घर पे ही आ जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो जब इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, पूछो कि लास्ट टाइम मेहनत करके पसीना कब निकाला था, शायद याद नहीं होगा कईयों को। अगर पूछोगे कि लास्ट टाइम अपने लिए कब, मी टाइम पे बहुत बात हुई जब हार्ट अटैक बीच में आना शुरू हुआ, तो अपने लिए टाइम कब निकाला तो लोगों को याद नहीं है। लास्ट टाइम धूप में कब बैठे थे लोगों को याद नहीं है। बारिश में कब खुल के नहाए थे, खुल के हंसे कब थे,
याद नहीं है, तो आप पूरी तरह से नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हो और उसके खिलाफ हो गए हो, जिस कारण से हम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि हम नेचर से भिड़ सकें। तो हमें ये सब होना ही है, स्वाभाविक है। प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो रहे, प्लस पैदा हो रहे हैं तो पैदाइशी बीमार है। उसके पीछे भी रीज़न है कि एक माँ जिसको शुगर, बीपी, थायराइड है, एक बाप जिसको अर्थराइटिस है, नी पेन और बैक पेन है, ये दोनों दवाई खा रहे हैं, तो पैदा क्या भगत सिंह तो होगा नहीं। सिंपल है, दो बीमार इंसान प्रोडक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अगर इस दुनिया में आएगा तो बहुत हेल्दी तो होगा नहीं। अब इसके ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है कि कर्मों का सिद्धांत काम करता है। माँ बाप अगर स्वस्थ हो और माँ अगर प्रेगनेंसी में भी वॉक करे, स्ट्रेचिंग करे, वो बटरफ्लाई करे, कुछ ऐसे आसन करे। देखो गांव घर में आज भी ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, हंसते हंसते हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शहरों में नहीं होती, बिजनेस भी एक तरह से हम कह सकते वो हैं तो कि है बन ही, चुका है। मेडिकल साइंस जो कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन क्या माँ बाप खुद भी तैयार है उस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए? शायद नहीं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, 3 साल हो गए शादी को, बच्चा कहाँ है तुम्हारा? इस वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस दिन एक इंसान शारीरिक मेहनत करना सीख जाएगा, मानसिक रूप से अपने आप को सेटल कर लेगा, टाइम पे उठना बैठना सोना शुरू कर देगा, खाने को चबा के खाना शुरू कर देगा, तो जो बीमारियों के नाम मैं बोल रहा हूँ और जो एज आप बोल रहे हो, कम से कम उस एज में तो बीमार नहीं पड़ेगा। तो योगी जी, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको योगा सिखाते हुए 18 साल हो चुके हैं, बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस हो जाता है 18 साल के अंदर। आदमी शायद डॉक्टरों का अगर 18 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो भगवान का रूप ले लेते हैं कि हाँ ये सही कर देगा, मोटी पीस लेते हैं। अब 18 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो योगा के अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन से आसन हुए या कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो एक आम आदमी को रेगुलर रोज यानी वीक के अंदर 3-4 दिन तो रेगुलर करनी ही चाहिए? राइट, मैं आपको 2 चीज़ क्लियर करता हूँ। पहला कि मेरे को कराते हुए 18 साल नहीं हुए, योग यात्रा को 18 साल हो गए, क्योंकि जब मैं छोटा था तभी मैं गुरुकुल चल गया था। मैंने पढ़ाई गुरुकुल में योग की ही की है। अच्छा, पढ़ाई आपकी गुरुकुल में ही हुई है? मैंने 6th 7th 8th 9th 10th गुरुकुल में पढ़ाई किया, योग का किया, योग के साथ में जो सब्जेक्ट और थे वो किया। फिर 11th 12th भी मेरा योग में ही रहा, ग्रेजुएशन भी मेरा योग में रहा, मास्टर भी मेरा योग में रहा। उसके अलावा मैंने 10 साल से मैं करा रहा हूँ, वो टाइम मिला करके 18 साल हो गए। तो 10 साल से मैं सिखा रहा हूँ, 18 साल से मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। फिर आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को करने चाहिए, या फिर अगर मैं कहूँ तो पर्टिकुलर कैसे पता चले कि किस बीमारी में कौन सा करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 84 लाख आसन हैं, जिसमें से 84 आसनों को विशेष माना गया है। उसमें से भी अगर 5 आसन आपको ये समझ में आ जाए, अगर आपको नी पेन है तो 5 आसन कौन से करने, अगर आपको बैक पेन है तो 5 आसन कौन से करने, अगर आपको अर्थराइटिस है तो 5 आसन, अगर इतना समझ में आ जाए तो ईजिली आप कर पाओगे। जैसे बैक पेन को पकड़ लेते हैं, अगर आपको बैक पेन है तो आप भुजंगासन करो, शलभासन करो, अर्धमश्चेंद्रासन करो, मरकट आसन करो और सेतुबंध आसन करो। ये 5 आसन 1 महीने तक करो। 20 साल पुराना अगर बैक पेन है, सर्वाइकल है, साइटिका है, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप 5 आसन को 1 महीने तक करो। इन 5 आसनों से 1 महीने में इतना सक्षम हो जाओगे, उठना बैठना चलना, भारी सामान उठाना और दवाई फ्री लाइफ जीना, वो आप आराम से 1 महीने में भी कर पाओगे। और इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ता है। सेम अगर मैं किसी बीमारी को ऐसे ले लेता हूँ, लाइक मान लेते हैं कि बैक पेन तो है लेकिन अस्थमा भी है, तो ये 5 आसन के साथ में वो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दे और भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू कर दे, सेतुबंध के साथ में पवन मुक्त आसन करना शुरू कर दे, तो ओवरऑल उसके अस्थमा पे भी और बैक पेन पे भी काम हो जाएगा। इसमें अगर कह दोगे सर नी पेन भी अगर किसी को हो तो क्या करे, तो ये सब करते हुए वो नी पेन की एक्सरसाइज शुरू कर दे कि चेयर पे बैठ करके एक पैर को सीधा करना है, फिर मोड़ के वापस लाना है, फिर दूसरे को सीधा करना है, मोड़ के वापस लाना है, फिर एक पैर को क्लॉकवाइज घुमाना है 30 बार, फिर एंटी क्लॉक घुमाना है 30 बार, फिर दूसरे पैर को सेम चीज़ करना। आपको सिर्फ इतना समझ में आ जाए ना कि मेरे लिए 84 लाख में से वो 5 आसन कौन से हैं, तो आप स्वस्थ हो सकते हो। अब ये आता है कि सर ये कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा और करने का तरीका क्या है, सही तरीका भी लोगों को पता नहीं होता है। राइट। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक अच्छा योग गुरु जो आपको प्रॉपर गाइड करे। लेकिन अच्छे योग गुरु की पहचान कैसे करोगे कि वो सही बता रहा है कि वो भी नहीं बता रहा है? तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है मनमोहन योगी, मनमोहन योगी से पहले भी बहुत अच्छे थे और उसके बाद भी बहुत अच्छे आएंगे। तो आपके क्या आसपास में कोई ऐसा है जो चुटकी बजा के रिजल्ट पे काम करने की बात करता है? क्या कुछ ऐसा है जिसने सैकड़ों लोगों को जीवन दान योग से दिया है? क्या कुछ ऐसा है जो 3 महीने से नी पेन वाला आ रहा था उसका नी पेन ठीक हो चुका और ऐसे 10 केसेस है जो इस योग गुरु ने हैंडल किए हुए? अगर ऐसा है, उसका फीडबैक अच्छा है, तो आप बिंदास ट्राई कर सकते हो। और फिर भी लगता है कि नहीं सर कंफ्यूज हैं और ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली है। आप बैक पेन बाई मनमोहन योगी, नी पेन बाई मनमोहन योगी,
अर्थराइटिस बाई मनमोहन योगी, शुगर बाई मनमोहन योगी, पीसीओडी बाई मनमोहन योगी। आप वीडियो देखो और वीडियो में जो बोला है उसको फॉलो करने की सिर्फ कोशिश करो, 1 महीने बाद आपको खुद में फ़र्क दिख जाएगा। तो योगी जी, ये तो अपन ने बात करी कि कोई बीमारी है तब करना है। एक कोई नॉर्मल इंसान जैसे मैं रेगुलर करना चाहूँ, क्योंकि एक इंसान है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, सुबह काम पर जाता है, शाम को घर लौटता है तो बहुत थक जाता है। राइट। ऑफिस के अंदर वो सिटिंग पोजीशन रहती है। तो इन चीज़ों से कैसे सुधार किया जा सकता है, क्योंकि बीमारियां पनपती है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आज अचानक से आपकी नी पेन हो जाएगा या फिर पेट की समस्या हो जाएगी, लीवर किडनी जो भी होगा वो धीरे धीरे होता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से आसन है जो हम कर सकते हैं जिससे अच्छी लाइफस्टाइल हम ले सकते हैं, पा सकते हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि अगर आप स्वस्थ अभी तक हैं और आप थोड़ा सा समय निकालने के लिए तैयार हो गए कि हाँ यार देख, आधा घंटा तो हेल्थ पे देना बनता है, क्योंकि अब अगर नहीं किया तो शरीर खराब हो जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है और आप फिटफाट हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट 5 मिनट अनुलोम विलोम करो और 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार करो। 5 मिनट अनुलोम विलोम से मानसिक विकास बहुत अच्छा हो जाएगा, मानसिक विकार से निकलने की ताकत आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आपका एक्टिव रहेगा। और 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार से 417 कैलोरीज बर्न होती है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। अगर वेट लॉस भी करना आपको है तो फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर पा रहे, इस कारण से कोई बीमारी इन फ्यूचर हो सकती है। वेट लॉस करना है तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। 2 चीज़ें होती हैं उसमें, मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि लाइक पसीना खूब बहाना है, मेहनत खूब करनी है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, आपको ओवरऑल बेनिफिट्स देगा। प्लस जितनी बीमारी भी सिर्फ इस वजह से होती है कि आप फिजिकली एक्टिविटी कुछ नहीं करते हो, तो भी उसका अकेले का रामबाण इलाज सूर्य नमस्कार है। और अगर कोई ऐसा है कि सर मेरे को तो वेट लॉस करना ही नहीं है, तो मैं सूर्य नमस्कार करूं कि नहीं करूं, तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भी आप सूर्य नमस्कार करो। अगर कोई ऐसा है कि सर करना चाहता हूं लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि आप कह रहे हो सूर्य नमस्कार से तो वेट लॉस होता है, तो बेसिकली योग की एक डेफिनेशन है समत्वम योग उच्चते। सम मतलब बैलेंस करना। अगर आप ओवरवेट हो और सूर्य नमस्कार करते हो तो वेट लॉस होता है, लेकिन अगर आप अंडरवेट हो और फिर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो आपका वेट गेन होता है, क्योंकि आपका डाइजेशन इतना मजबूत हो जाता है कि आपको भूख लगने लगती है, अब जो खाते हो वो पचने लगता है, तो आपका वेट गेन हो जाता है। लेकिन जब आप वेट लॉस के लिए सूर्य नमस्कार करते हो तो उसको थोड़ा स्पीड में फास्ट करना होता है, और जब आप वेट गेन के लिए करते हो तो आपको स्पीड थोड़ी स्लो करनी होती है, पोस्चर को होल्ड के साथ करना होता है। इस वेरिएशन को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं बिल्कुल सामान्य हूँ, ना वेट लॉस करना है ना वेट गेन करना है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे 10 मिनट नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार के 12 आसन है उसको परफॉर्म करना है। एवरेज 5 मिनट में, लाइक 1 मिनट में 5 बार हो जाता है। 12 आसनों का एक राउंड होता है, 12 पंचे 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में 5 राउंड आपके हो जाते हैं। और ऐसे अगर आप 5 मिनट भी करते हो तो एवरेज 25 सूर्य नमस्कार आप डेली कर लोगे। और अगर आप स्वस्थ हो और 25 सूर्य नमस्कार डेली कर रहे हो और 5 मिनट अनुलोम विलोम कर रहे हो, तो आप यकीन मानना कि इम्यूनिटी इतना मजबूत एटलीस्ट हो जाएगा कि किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत आपको मिल जाएगी। इम्यूनिटी से बात आती है सामने, आजकल जो खान पीन की दिनचर्या है ना वो बहुत खराब है। राइट। लोग ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, खाने के समय पे लंच नहीं कर पा रहे हैं, डिनर बहुत लेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि क्या एक बेस्ट रूटीन बना सकते हैं कि इस टाइम आपका योग हो जाना चाहिए, फिर आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, और ब्रेकफास्ट में भी क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आजकल खान पीन सबसे बड़ी जड़ बनता जा रहा है बीमारियों के लिए। राइट। तो इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं बहुत बेसिक फॉर्मेट में बोलूँ कि सब लोग आज से इम्प्लीमेंट भी कर सकें, जो मैं क्लास में बताता भी हूँ कि 8 12 4 8 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच, शाम को 4 बजे कोई भी स्नैक्स, कोई भी हल्का कुछ भी ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, चाय बिस्किट की अगर आदत है तो चाय बिस्किट ले सकते हो। 8 12 4 और 8 बजे रात को आपको डिनर कर लेना है। अब इसमें आ जाता है कि सर मैं तो आता ही 10 बजे हूँ ऑफिस से, तो मैं 8 बजे कैसे करूँ? आपने बोल दिया, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप 10 बजे आ रहे हो, लेकिन घर में आने के बाद माँ, वाइफ, बच्चे किसी भी तरीके से या फिर न्यूज़ देखते हुए किसी भी तरीके से वो टाइम खिंच जाता है, तो कितना हो जाता है? 10:30 11 11:30, अब खाना बन रहा है। तो भाई जब आपको पता है आप 10 बजे आ गए हो और योगी जी ने 8 बजे खाने खाने की बात बोली हुई है, और ऐसा आयुर्वेद में हम पढ़ते भी आए हैं, आहार विज्ञान भी ऐसा मानता है कि सूर्यास्त से पहले पहले आपको खा लेना चाहिए। तो आपको तो ये तो पता चल गया ना ऑलरेडी आप लेट हो, तो 10 बजे के बाद 2 घंटा और क्यों? आप 10 बजे आओ, हाथ मुँह धो, पहले खा लो, उसके बाद जो कुछ कर रहे हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक टाइम ठीक करना पड़ेगा, 8 12 4 8। अब जितना भी टाइम के नज़दीक आने की कोशिश करोगे उतना बड़ा चेंज आएगा। एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कोई ब्रेकफास्ट ही करता है 11 बजे, क्योंकि वो सो करके उठता है 9:30 10 बजे,
तो भाई सो करके अगर 10:30 बजे उठ रहे हो या 9 बजे उठ रहे हो तो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 8 बजे सो के उठना शुरू करो। आप 8 बजे उठने के बाद में ब्रश करो, हल्का फुल्का जो भी आप एक्टिविटी करते हो करो, उसके बाद 8:30 या 9 बजे तक आप खा लो। आप जो 11 बजे कर रहे थे वो अगर आप 9 बजे कर रहे हो, 2 घंटे भी अपने आप को शिफ्ट कर लिया, वहाँ से भी बदलाव शुरू हो जाएगा। तो खान पान में ये आप टाइमिंग का सुधार जरूर कर सकते हो, एक काम। दूसरा, अगर कोई कहता है कि सर अच्छा क्या है कि हम क्या खाएं जिससे हमें फ़ायदा बहुत हो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पूरे दिन काम इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि शाम होते होते थक जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खाते समय पानी नहीं पीना। आप अभी तक जो भी खा रहे हो अचानक से सब बदल दोगे, ऐसा नहीं होता है। और मैं बोल दूंगा शायद सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन इंप्लीमेंट 2 दिन से ज़्यादा करोगे नहीं। अभी मैंने कहीं किसी पॉडकास्ट में बोले कि सर डाइट बता दो। मैंने कहा मैं बता दूंगा, आप मंडे फॉलो करोगे, ट्यूसडे फॉलो करोगे, वेडनेसडे आपसे होगा नहीं, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक। फॉलो करने का भी तरीका क्या है कि किस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं, वो भी बताना। वो मैं बता दूंगा, टाइमिंग अभी मैंने बोला ना, मैं क्लियर कर दूंगा। एक इसमें जो डाउट आता है ना, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ये रहता है कि सर ये जो भी आप कह रहे हो ना सब समझ में भी आ रहा है, लेकिन आप कोई डाइट चार्ट बता दो। सर ट्रेंड में है ना, लोग डाइटिशियन को प्रेफर करते हैं। तो अब मंडे ट्यूसडे फॉलो करोगे, अगले दिन फॉलो नहीं करोगे, उसका अलग डिप्रेशन हो जाएगा कि सर 2 दिन किया उसके बाद हो ही नहीं रहा, अब क्या करें। तो आपको जरूरत ही नहीं है, अब बहुत नेचुरली चलो। पहले आप टाइम ठीक कर लो। दूसरा, आपको खाना क्या है वो आप ध्यान रखो। तो सात्विक जितना आप खा सकते हो उतना आपको फ़ायदा करेगा। खास करके अगर वेट लॉस पे आप जा रहे हो तो रात में डेली बेसिस पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना भी आपको करना है मैं बता देता हूँ। तो रात में 1 कटोरी आपको लौकी को बॉईल करना है, सेंधा नमक डालना है, 1 कटोरी लौकी खा लेना है। वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। अच्छा। सुबह आप डेली पुष्टाहार करके गूगल करोगे, सर्च आपको मिल जाएगा, पुष्टाहार दलिया आता है। सुबह आप दलिया खा लो। दोपहर में जो भी आप खाना खा रहे हो खाने को आधा कर दो। खाना लाइक 4 रोटी खा रहे हो, खाने को आधा कर दो, क्योंकि ओवरवेट ऑलरेडी हो। 2 रोटी खाओ लेकिन खाने के टाइमिंग को ज़्यादा कर दो, मीन्स चबा के खाना शुरू कर दो। आहार विज्ञान कहता है भोजन अंते विषमवारी, खाने के समय या बाद तुरंत पानी पीना विष के समान होता है। तो आप खाते समय पानी या खाने के तुरंत बाद पानी पीना थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर लो। अगर आप कुछ बेसिक नियम का पालन कर लोगे ना तो आपको शाम को लगेगा वाह मौज है यार, एनर्जी बहुत है, अभी भी बहुत कुछ। नहीं तो हो क्या रहा है, ऑफिस से आते आते इंसान इतना इरिटेट हो जाता है कि वो सारा इरिटेशन घर पे निकलता है, और फिर घर में वो कह रहा है उसको सुकून नहीं मिल रहा, सुबह उसको ऑफिस जाना ही है। इसकी वजह से फिर वो कुछ चक्कर में फंसता है, बाद में उसको एंजाइटी होती है। तो ओवरऑल अगर सिर्फ खान पान भी सुधार लोगे ना तो आधे से ज़्यादा वैसे भी स्वस्थ हो जाओगे। सही बात है। वैसे आजकल देखा जाए ना तो जंक फूड का बहुत ज़्यादा चलन चल गया है। राइट। बाहर स्टॉल्स हो गई और रेडी टू ईट मिलता है। तो क्या ये चीज़ें सही है? क्योंकि अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई थी कि वहाँ लोगों की हेल्थ के ऊपर असर पड़ा है और उनकी हेल्थ एज बहुत तेज़ी से कम हो रही है। तो अब ये भारत के अंदर बहुत तेज़ी से है जंक फूड का चलन। तो क्या इसे सही मानते हैं? योगा के अंदर सही है या खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए कंप्लीट? नहीं देखिए, कंप्लीट तो मैं नहीं बोलूँगा। कंप्लीट इसलिए नहीं बोलूँगा कि अभी आज शाम में अगर हम दोनों शादी पार्टी में किसी में जा रहे हैं ना, नॉट पॉसिबल कि हम लोग गोलगप्पे ना खाएं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो 100% तो पॉसिबल नहीं है। आप कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो कर सकता हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अगर आप कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूँ तो पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता। जिस तरीके के हम लोगों का रहन सहन हो गया, खास करके मेट्रो सिटीज़ में। आप अगर कहीं जा रहे हो, आपने खाया नहीं, तो आपको वो जो उनका गुट होगा या आपके साथी लोग होंगे ना, बाद में आपको खुद ही वो यार छोड़ना है, देखकर मुंह में पानी ऐसा आता है कि खा लेते हैं यार। या फिर अगर आप नहीं भी खाओगे ना, शादी में हम जा रहे हैं, आप कहोगे नहीं नहीं मैं डाइट पे हूँ, कहीं छोड़ना है यार इसको, चलना हम चलते हैं। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कर दिया जाएगा, तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्या मैं डेली खा रहा हूँ? क्या मैं हर दूसरे दिन खा रहा हूँ? क्या मेरी रिपोर्ट्स ख़राब हो गई उसके बावजूद भी खा रहा हूँ? अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे ये अच्छे से पता है कि यहाँ से ट्रेन आ रही है और फाटक लगा हुआ है, लेकिन फाटक के नीचे से घुस करके निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मारे जाओगे। अगर आपके हेल्थ पे बात आ गई है तो एटलीस्ट महीने 2 महीने 3 महीने अवॉइड कर सको तो कर दो। और जब बिल्कुल ठीक हो जाओ तो कभी कभी बीच में खाना पड़ गया तो कोई आफत नहीं आने वाली, उससे कोई हेल्थ के ऊपर असर नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल फिटफाट हो, जैसे मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, स्वामी दयानंद जी को हमारे गुरुकुल में पढ़ाया कि स्वामी दयानंद जी को 17 बार जहर दिया गया और जहर हर बार डाइजेस्ट हो जाता था उनको। वो तो लास्ट में कांच पीस करके दिया गया दूध में, उनको बाद में दिक्कत हुई। उससे पहले जहर पच जाता था। हमें रोटी चावल सब्जी पच नहीं रहा, हम खा क्या रहे हैं? मोमोज खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। वो भी बोलते हैं एक्स्ट्रा चीज़ कर दियो भाई, एक काम कर एक्स्ट्रा चीज़ भी छोड़, चीज़ बस्ट कर दे। तो जब तेरे को पता है भाई तेरे को इंसुलिन लेनी पड़ रही है, तो अभी इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ रही है? एक बार अपने आप को ठीक कर ले, योग से अपने आप को रिपेयर कर ले और खुद को प्रिपेयर कर ले। उसके बाद कभी खाए, कभी महीने 2 महीने 6 महीने में तो कोई इतनी बड़ी तूफान नहीं आ जाएगी। मनमोहन जी, आपने ये वाली बात बोली, डाइजेशन वाली बात आपने अभी बोली है,
तो एक रिपोर्ट भी आई थी बीच के अंदर कि 55% लोगों का पाचन तंत्र ही सही नहीं है। राइट। तो उसको सही करने के लिए योग के अंदर क्या कुछ उपाय है कि हम उसको घर बैठे बहुत आसानी से सही करें, या डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें करें कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहे? देखिए, 2 चीज़ करनी पड़ेगी। पहला कि आपको मानो या ना मानो, मजबूरी में या समझदारी में, आपको खाने को चबा के ही खाना होगा। क्योंकि एक चीज़ जान लो, अगर दांत ने मेहनत की तो आंतों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर दांत ने मेहनत किया और खाने को एकदम मिक्स कर दिया लार की तरह और फूड पाइप से पानी बना के उतारा, मीन्स खाने को पीना होता है और पानी को खाना होता है। अगर इस नियम का पालन आपने कर लिया तो आधे से ज़्यादा डाइजेशन पहले दिन से ही ठीक होने लगता है। एक चीज़, क्योंकि मैं आपको आसन बता भी दूंगा, और जिन गलतियों से ये प्रॉब्लम हुई वो गलती ही नहीं सुधारी तो फ़ायदा ही क्या हुआ। मतलब पेड़ की कटिंग अगर आपने कर भी दी और जड़ वहीं की वहीं है तो ये तो फिर रुक जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि खाने को चबा के खाना होगा। और जब खाना खाते हो एटलीस्ट तब तक टीवी, मोबाइल, बातें और कुछ भी नहीं, सिर्फ खाओ। तो इतना अगर आपने करना शुरू कर दिया तो इस पे ओवरलोड नहीं होगा, पेट आपकी ठीक रहेगा, डाइजेशन आपका ठीक रहेगा। ये एक चीज़ हो जाएगा। दूसरा, आपको पवन मुक्तासन करना पड़ेगा। वो आसन बहुत हेल्पफुल है। अर्धमश्चिंद्रासन करना पड़ेगा, भुजंगासन करना पड़ेगा, वक्रासन करना पड़ेगा। ये 4-5 आसन आप कर लो। आपको 4-5 आसन के साथ में अगर जो बोला खाने के तरीक़ों को सुधारने की बात, ये आप कर लो तो विद इन महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना, किसी को 20 साल से परेशान है अगर पेट को लेकर के, तो 3 महीने में रिकवर कर सकता है और ईजिली कर सकता है। प्लस इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारी है। 85% बीमारी सिर्फ पेट के ख़राब होने से होती है। और अगर आपको अर्थराइटिस है, अगर आपको माइग्रेन है और अब आपका पेट खराब रहने लग गया है, तो अगर आपको 10, 20, 30% प्रॉब्लम थी ना, तो वो 70, 80, 90% हो जाएगी खुद ब खुद, सिर्फ पेट के ख़राब होने से। मीन्स अगर किसी को अर्थराइटिस है और उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो गई है बहुत तगड़ी वाली, तो अभी तक तो वो उठ बैठ चल पा रहा था, वो उस लायक भी नहीं बचेगा क्योंकि अब उसको गैस बनने लग गई है। तो अगर आपका पेट ठीक है तो आप 85% बीमारी से वैसे भी बाहर हो। और पेट ठीक करने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक जो मैंने आसन बोला वो आप कर लो, प्लस आपको खाने का तरीका जो सुधारने बोला ये आप कर लो। अगर ऐसा कर लेते हो तो पेट हमेशा ठीक रहेगा। अभी आपने एसिडिटी की बात करी, तो ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये ऑडियंस की भी सवाल है। मैंने एक पोल डाला था यहाँ पर कि आपसे मेरी मुलाकात हो रही, क्या क्या सवाल है, तो लोगों का यह है। उसमें से एक सवाल ये था, क्या चाय पीना सही है? ज्यादातर लोगों का सवाल ये था, सुबह खाली पेट चाय पीना सही रहता है क्या? नहीं, और चाय को छोड़ ही नहीं सकते हैं भारतीय, कोई कहीं भी जाएंगे ऑफर की जाती है चाय। सही बात। अच्छा, कोई पैदा हो जाए, कोई मर जाए, चाय मिलती राइट। और मैं एग्री करता हूँ इस बात को, ये सच्चाई भी है। तो 2 चीज़ें कहूँगा। पहला, सुबह उठ के खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट चाय एक्चुअली नहीं पीनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं आंतों को जलाने का काम करता है। लेकिन अगर मुझे चाय की आदत है, जैसे मेरी दीदी के साथ में है, वो अगर चाय ना पिए तो उनका सर फटने लग जाता है। अगर ऐसी कोई एडिक्शन है, ऐसी कोई आदत है, तो एटलीस्ट खाली पेट तो चाय मत ही पियो। और मैंने अभी आपको बोला कि 8-12-4-8 फॉलो करोगे तो आप शाम को 4 बजे चाय बिस्किट भी ले सकते हो। इसलिए बोला कि अगर आदत है तो दिन में एक बार आप ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये जानो कि क्या सुबह सुबह तैयार है आपका पेट? अगर नहीं तो फिर थोड़ा उसको अवॉइड करो, किसी एक टाइम ले लो। कई लोग क्या करते हैं, एक तरफ लाइक चाउमीन खाते हैं और उसके साथ में स्पाइसी बनवा रहे हैं, उसके साथ में चाय पी रहे हैं। ये एडिक्शन है, नया शुरू हुआ है। मोमोज खा रहे हैं, बहुत गर्म है, और उसके साथ में मिर्ची वाला वो चटनी ले रहे हैं, उसके साथ में वो चाय पी रहे हैं, और जब तो उनको लग रहा है हाँ मैंने कुछ खाया। तो आप आंतों को दे एक्चुअली क्या रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो बाहर हमें दिख जाती है, छाला हो गया, कट गया, हमें दिख गया, हमने उसको टेक केयर किया, अंदर हमें दिखता नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत लोग ऐसे मैं जानता हूँ जिन लोगों ने अपना पूरा हेल्थ खो दिया। अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट अब डायरेक्शन गलत हो गया, प्लस डाइजेशन मजबूत नहीं है, प्लस वो टाइम अपने आप को दे नहीं पा रहा, योगा वो कर नहीं पा रहा, एक्सरसाइज उससे कुछ होती नहीं है, स्ट्रेस उस पर ऑलरेडी है। तो ये इतना कमज़ोर हो गया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अभी पेट का टीबी खाओ 6 महीने 9 महीने दवाई का अपना नियम है। अगर आपने पर्टिकुलर उस दवाई को, अच्छा दवाई ऐसी है कि अगर आपने वो ट्यूबरकुलोसिस की दवाई, कि अगर आपने उस दवाई को लिया और आप टॉयलेट गए तो एवरेज लाइक आपने 6-7 बजे 8 बजे जो भी दवाई लिया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो यूरिन पास आप करते हो वो इतना रेड होता है जैसे लगेगा कि कोई खून गिरा हुआ है। इतना हार्ड मेडिसिन आप ले रहे हो। अब उस मेडिसिन की ये है कि अगर आपने बीच में उसको स्किप कर दिया तो आप लाइक 9 महीने का कोर्स मान लेते हैं, अगर आपने बीच में कभी स्किप कर दिया या फिर खाली पेट खाना होता है, उसको आप खाने के बाद में आपने ले लिया, तो आपको कोर्स 0 से शुरू करना पड़ेगा। इतने पचड़े में मुझे फंसना ही क्यों है? मुझे ये क्यों नहीं समझना है कि मेरा डाइजेशन वीक है तो बाहर का छोड़ना है, पहले अपने आप को ठीक करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे तो बहुत लंबा जाओगे। तो अगर आपको इतना समझ में आ जाता है कि लाइक मेरे को 4-5 आसन बोले हैं, खाने का तरीका सुधारने बोला है, अगर मैं ये कर लेता हूँ
प्लस कुछ दिनों का कंट्रोल कर लेता हूँ अपने ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल सुधारने की कोशिश कर लेता हूँ, पानी का इंटेक पूरे दिन में बढ़ा देता हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ठीक है ना, जो चीज़ आप कर रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, आप चाय भी पी रहे हो तो आफत नहीं है, लेकिन आप मजबूत नहीं हो तो अभी पीने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप बहुत ईजी वे में ले सकते हो। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है, अभी अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए और हम दोनों एडमिट हो जाए और अभी पता चले कि ठीक है चल एक काम करते हैं, आज शाम में पिज़्ज़ा मंगाते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हॉस्पिटल मना करेगा, क्या हम मंगाएंगे? आपको लूज मोशन है, मेरे को वॉमिट हो रहा है, हम मंगाएंगे? क्यों? बात ये भी नहीं है कि नहीं नहीं हेल्थ ठीक नहीं है, बात ये है कि हमारा मन ही नहीं करेगा अभी खाना खाने का। नहीं नहीं पिज़्ज़ा ही जा रहा है, क्या बोल रहा है यार, अभी वैसी हालत ख़राब है, क्या बोल रहा है, अपने आप ही आएगा। तो क्यों मुझे मजबूरी में ही समझदारी करनी है? समझदारी में क्यों नहीं समझना है हमें? तो अगर मैं अभी ठीक हूँ और मैं आगे और योग के थ्रू अपने आप को मजबूत बना सकता हूँ, फिर कभी मैं चाय या पिज़्ज़ा या मोमोज़ कुछ खा सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को ऑलरेडी परेशानियाँ हैं, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं जो मेरे को बार बार इंडिकेट कर रही है, तो मैं क्यों अपने आप को जानबूझ के गर्त में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे समझना पड़ेगा। और ये घूम फिर के सब कुछ इंडिविजुअली आपके ऊपर आएगा कि क्या आप इस बात को एग्री कर रहे हो, क्या आपको सच में सुबह चाय पीने की आदत है, उसके बिना आप फ्रेश नहीं होते हो? अगर ऐसा है तो आप भी कभी ना कभी, जब कभी भी रिपोर्ट तैयार होगी ना, उसमें एक नाम आपका भी होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये करते करते बिल्कुल ही ख़त्म कर लेना है खुद को, या पहले खुद को मजबूत करने की कोशिश करनी है। मनमोहन जी, ये अपन ने बात करी, चाय को लेकर बात करी, एक आधी आबादी कवर हो गई है इसके अंदर। और जो महिलाएं पॉडकास्ट देख रही होगी तो उनकी ये दूर हो जाएगी गलतफहमी कि भाई सुबह सुबह हमको तो चाय चाहिए, लेडीज़ों को ज़्यादा चाहिए होती है। देखो, लेकिन एक आधी आबादी अल्कोहल वाली भी है, जिनको अल्कोहल के अंदर दवाई नज़र आती है कि हम जब तक लेंगे नहीं, जब तक सही नहीं रहेंगे और हमारे लीवर के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता, जबकि साइंस ये कहती है कि लीवर के ऊपर अटैक होता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी कई रिपोर्ट्स हैं फॉरेन्स की कि वहाँ लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल एक लिमिटेड मात्रा में, तो वो अधिक एज तक जी रहे हैं। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है अल्कोहल वाली बात को लेकर? देखिए, मैं दो चीज़ कहूँगा। पहला कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल ज़्यादा इनटेक कर कौन रहा है? लेबर क्लास लोग ज़्यादा। जो ब्रांडेड पी रहे हैं उनकी तो मैं बात ही साइड में रखता हूँ। कौन सा वाला पी रहे हैं ये? 40, 45, 50 वाला किन्नों पी रहे हैं ये, ठीक है। अब आप ये बताओ 40-50 रुपये में आपको क्या ही मिल जाएगा? अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, एक्चुअली कुछ नहीं मिलेगा। कुछ अच्छी चीज़ खाने पीने की आप लोगे 40-50 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको सीधी सीधी बात है कि कूड़ा ही मिल रहा है। और आपने ऐसे बहुत सारे लोग अपने आसपास में देखे होंगे जिन लोगों ने कम एज में सब कुछ खो दिया है। तो अगर आप ऐसा कुछ पी रहे हो और आप ये कह रहे हो भाई खांसी में भी तो पी जाती है ना, तो आपका स्वैग कुछ ही दिन का है। आप किसी दिन गंदी तरह से फंस जाओगे किसी गलत बीमारी में, और उसके बाद घर में जो बचा कुचा आपके पास पड़ा हुआ था वो सब आपके ऊपर लग जाएगा और आप निपट भी जाओगे। प्लस आपके निपटने के बाद ये और बर्बाद हो जाएंगे जो आपके भरोसे आए थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अपनी समझदारी यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर कोई ऐसा कहता है कि ठीक है भाई हम तो ब्रांडेड पीते हैं, तो ब्रांडेड पीने में भी क्या आपको ये लगता है कि उसके बिना काम चल सकता है? क्योंकि नेचर हमें यही कहता है कि जितना ही आप नेचुरल रहोगे ना, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मनमोहन योगी तो नहीं करता स्मोक, मनमोहन योगी तो नहीं करता ड्रिंक, तो क्या किसी एनर्जी में कमी है क्या? नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप पीने के बाद में इंग्लिश ज़्यादा अच्छी बोलने लग जाओ, लेकिन उसके अलावा आपने स्मोक की जिक्र करी ना, स्मोक, तंबाकू, इनसे कैंसर तो होता ही है, लोगों की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। लेकिन इसका असर आज के टाइम पर आप देखना सबसे ज्यादा सेक्स लाइफ के ऊपर भी पड़ने लग गया है, रिलेशनशिप के ऊपर पड़ने लग गया है। आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वो नहीं हो पा रही है, लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझो कि लोग और कैसे डिफाइन करते हैं ना इसको। कहते हैं स्मोक की अगर बात कर ही रहा है ना भाई, तो दिल्ली वाले तो रिपोर्ट बताते हैं, दिल्ली वाले 70 सिगरेट तो वैसे भी पीते हैं, तो हमने 5 एक्स्ट्रा पी ही ली तो क्या हो गया? तो बस ये समझो कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं ना, लेकिन क्या मैं सूट वूट पहन करके जाऊँ ट्रेन के आगे कटने के लिए कि जब रोड पे हो ही रहा है तो इससे अच्छा हम खुद ही मर जाए? ये सेंस नहीं है ना, सेंसलेस बातें हैं ये सब। तो अगर आप अपने आप को इस तरीके से कवर कर रहे हो तो आप मूर्ख हो, सीधी सी बात है। बट अगर आपको लगता है कि आपके पीछे बहुत कुछ ऐसा है कि आपके जाने के बाद में काफ़ी कुछ ख़राब हो सकता है, बच्चों अभी करियर बनाने पे बात कर रहे हैं, आप आए दिन पी करके कहीं पड़े रहते हो, तो आप ये क्या ही कर रहे हो? प्लस जिस सेक्स लाइफ की बात आप कर रहे हो, तो अगर मैं किसी लायक ही नहीं बचूंगा ना, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मरने के बाद भी इंसान को क्या बोला जाता है? अगर कोई मर गया, यहाँ बॉडी पड़ी है ना, तो उसकी माँ, बहन, बेटी, बीबी, बच्चे रोते हुए अपनी अपनी इंडिविजुअली बात हो रही होती है। आप चले गए, अब हमारा क्या होगा, इन 2 बच्चों का क्या होगा? तो सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, आपकी एक्चुअली कोई औकात नहीं है। और अगर ऐसे में आप जिंदा रह गए तो आप तो बद से बदतर हो गए कि आप किसी लायक ही नहीं बचे। प्लस आपका स्ट्रेस आप हैंडल नहीं करोगे, शायद आपकी वाइफ हैंडल करेगी। जब दुनिया ये कहेगी तू बांझ है, तेरे से कुछ भी नहीं हो सकता,
ठीक है। तो आपको जब ये पता चल रहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं और ऐसे लोग हैं, और इसमें योग का एक कॉन्सेप्ट आता है, सप्त धातु की बात होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सातवीं धातु है शुक्र, स्पर्म, जिससे हम लोग बने, हम लोग पैदा हुए। स्पर्म काउंट तो आपका खत्म हो जाएगा, सप्त धातु आपकी कभी बनेगी नहीं, मसल्स आपकी बिल्ड हो नहीं पाएगी। आए दिन आपको HB आप डॉक्टर बोलेगा कि 6 है 7 है, आए दिन आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो आप ओवरऑल कर क्या रहे हो? सिर्फ थोड़े से स्वाद के लिए, स्मोक या ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, थोड़े से स्वाद के लिए आप अपने साथ साथ कईयों को बर्बाद कर रहे हो। आपको तो मे भी मज़ा आ जाता होगा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, उसके बाद आप सो भी जाते होगे मस्त, आपको लगता होगा बस अब मौज हो गई। जिस स्ट्रेस का नाम लेकर के आप स्मोक या ड्रिंक कर रहे हो ना, आपको लग रहा है, तो वो स्ट्रेस आपका तो पता नहीं, आपकी पीढ़ियों पे ज़रूर आएगा। ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो, तो कोई ऐसी धरोहर, ऐसी संस्कृति हमारे पास है योग के नाम पे, जिसको करके लाइक अनुलोम विलोम, जिसको करके मैं माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ और फिर मेरे को खाना है कि नहीं खाना है डिसीजन ले सकता हूँ। तो अच्छी बात है ना, आप ट्राई करो। एक तरफ ये ट्राई करो, दूसरी तरफ आप छोड़ने का ट्राई करो। आप जब इससे निकल जाओगे ना, और आप लोगों को ये बोलोगे कि भाई बहुत एडिक्टेड था, छोड़ दिया, आज बड़ा अच्छा लगता है, फैमिली बहुत प्राउड करती है, तो आपकी लाइफ की कोई वैल्यू होगी और आपके जाने के बाद आपको पूजा जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि लोग खुद ही वेट कर रहे हैं आपका घर का, ये कब मरे तो आपको लाइक छुटकारा मिले, तो बेकार है। आपसे अच्छा वो कुत्ता है जिसको 4 लोग बिस्किट तो खिला देते हैं लाके, आपको वो भी नहीं मिल रहा। तो आप 10 एक सेकंड के मौज के लिए आप क्या कर रहे हो? आपने अपना पूरा संसार उजाड़ लिया और आपके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी तबाह कर दी। गारंटेड है वो बच्चा किसी दिन कुछ बन भी गया ना, तो वो कभी भी आपका नाम नहीं लेगा, क्योंकि आपने बर्बाद कर दिया था। आपके मरने के बाद माँ ने उसको पाल करके यहाँ पहुँचाया। तो आप सोचो, जो आप लेकर के आ रहे हो दुनिया में, वो भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, तो आप क्या ही कर रहे हो? क्या ही कर लोगे? और इन सब में मैं बताता हूँ, कोई अगर बिल्कुल ही एडिक्टेड है ना कि नहीं भाई तू जो बोल रहा है ना समझ में आ गया, बट छूटती ही तो नहीं है। छूट जाती है जब आपको कोई भयंकर बीमारी होती है ना, छूट जाती है। उस समय आपको ला के बोलेंगे ना, नहीं नहीं एक सिप ले ले, नहीं भाई अब तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं मर जाऊँगा। जब तेरे को पता है लास्ट में तू छोड़ ही देगा, तो छोड़ देना, 10 दिन पहले छोड़ दे, शायद बच जाए, वो समझना पड़ेगा। और जैसे मैं मनमोहन जी, सवाल शायद मेरे अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सीधा एक आम आदमी की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अगला मैं आपसे पूछूं कि योग लोग करना अभी भी कम पसंद कर रहे हैं, जिम के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जो खासकर यूथ पीढ़ी की मैं बात करूं, वो जिम की तरफ ज़्यादा जाती है कि यार डोले शोले बनाने, बॉडी बनानी है, जिम की तरफ हम जाएंगे। तो दोनों में से क्या बेहतर मानते हैं आपकी, कौन जिम सही है या फिर योगा सही है? देखिए, दोनों बातों को इस तरीके से ले सकते हो। अगर जिम सही है या योगा सही है, तो मैं कहता हूँ खाना सही है या पानी सही है। आपकी नज़र में दोनों में से क्या सही है? दोनों ही जरूरी चीज़ें बस वही बात है। तो अगर आपको फिजिकली फिट होना है, खूब डोले सोले बनाने हैं, कॉलेज में जाकर के पर्सनैलिटी दिखानी है, आपको कंपटीशन खेलना है, तो आप करो जिम, बनाओ 8 एप्स अगर बना सकते हो तो, ठीक है, अगर वो गट्स है तो, क्योंकि वो भी सबके बस की बात नहीं है, 100 में से किसी 1 या 2 के बनते हैं। अगर आप इतने अनुशासित हो तो आप बना लो, ठीक है। दूसरा, अगर मैं योग की बात करूं और जिम की बात करूं कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। जिम से बॉडी स्टिफ होती है, योग से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। जिम आउटर बॉडी पे काम करता है, योग इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करता है, सेल्स पे काम करता है, हार्मोन्स पे काम करता है, आउटर बॉडी पे भी काम करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और नेचुरल शेप देने में आपको हेल्प करता है। तो अब आप समझदार हो कि एक्चुअली आपको लंबा कौन ले जा सकता है। अगर मैं जिम कर रहा हूँ 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, बॉडी अच्छी है, कॉम्पिटिशन्स खेले, मेडल वेडल बहुत सारे जीते हैं, वी शेप है, लोग इंस्पायर होते हैं। अब आप हो गए 70 साल के, अब आगे क्या? अब बॉडी बहुत स्टिफ है, तो उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ आ जाएगा खेल कि अब उसको मेंटेन करोगे कैसे। लेकिन जब आप योग से शरीर को बनाते हो, तो 123 साल की उम्र में जिनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, वो कौन थे? योग करते थे। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मोदी जी को प्रणाम किया, जाके अपना अवार्ड लिया, आए। 123 साल का इंसान अगर उठ बैठ चल फिर पा रहा है, तो फिर तो अच्छी बात है ना, योग करो। क्योंकि जो ओवरऑल फिटनेस दे सकता है, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और गाइज, ये आपको समझ में आज हो सकता है नहीं आए, ये पॉडकास्ट आप देखकर स्किप कर दो, या कोई रील में देख रहे हो तो आप स्किप कर दो। लेकिन जब आपकी एक एज हो जाएगी 30-40 साल में आप जिम कर लोगे, लेकिन 50-60 में जब आओगे, जब जिम नहीं कर पाओगे, जब वो डोले शोले आपके मसल्स के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट डालते हैं। डेफिनेटली। और मनमोहन जी, एक दूसरी बात ये है कि आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं, और क्या हम इसको योग के जरिए रोक सकते हैं?
देखिए सबसे पहला कारण किसी भी बीमारी का, आप ब्रेन स्ट्रोक बोलो, ब्रेन हेमरेज बोलो, हार्ट अटैक बोलो, पैरालिसिस बोलो, ट्यूमर बोलो, कैंसर बोलो, कुछ भी, इन सब चीज़ में एक सबसे बड़ा रोल मैं मानता ही नेचर से डिस्कनेक्ट होना। नेचर के साथ में हम जुड़े हुए एक्चुअली नहीं हैं। मैंने सारे उदाहरण आपको दिए, बारिश में हम रहते नहीं है, धूप हमें लगती नहीं है, हमें पहले कई कई किलोमीटर पैदल चल लेते थे, धूप में ही आइसक्रीम भी खा लेते थे। जब किसी समझदार ने ये बोला कि गर्म में ठंडा नहीं खाना है तो हमें एहसास हुआ, किसी ने ये बोला कि धोते जाओ तब हमें एहसास हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे हम इतने कमज़ोर हो गए कि आज हम गलती से भी ठंडा पानी पी ले तो सुबह गला ख़राब हो चुका होता है हमारा। तो ये प्रॉब्लम सारा नेचर से डिस्कनेक्ट होना प्लस अपने आप को समय के साथ में कमज़ोर बनाना, उसकी वजह से ये सारी बीमारी होना हुआ है। एक कारण सबसे बड़ा नेचर से डिस्कनेक्ट होना। दूसरा एक बड़ा कारण जो मैं देख पाता हूँ वो ये देख पाता हूँ कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है ना, मीडिया में बाइट्स चलती है, स्टेरॉइड्स लेता था, ये करता था, जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था, जो जिम नहीं गया उसको हार्ट अटैक क्यों आ गया? तो उसका स्ट्रेस लाइफ देखो कितना बुरा है। अब आप कहोगे नहीं नहीं उसको आया था, वो तो बहुत बड़ा स्टार था भाई, उसकी तो मूवी बैक टू बैक हिट जा रही थी, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टार था, क्या इसका लोड उसके ऊपर नहीं होगा? अगर मेरे पास लाखों के सब्सक्राइबर हैं, अगली वीडियो मेरी चलेगी या नहीं चलेगी इसका स्ट्रेस मेरे पे नहीं होगा? नहीं नहीं सर कुछ भी कहो, वो तो बंदा ही अलग था, उससे एनर्जी। कैमरे पे ना, ऑफ कैमरा कैसी लाइफ थी उसकी? ये पूछा था लता मंगेशकर जी से, अच्छा, कि आप अगले जन्म में अगर आपको जीवन मिला तो आप क्या बनना चाहोगे? तो कहते हैं जीवन ना मिले तो ही अच्छा है, और अगर मिले तो लता मंगेशकर ना बनूं। तो एंकर ने पूछा मैम ऐसा क्यों? क्योंकि आपने तो मतलब बहुत, कहती मेरा दुख मैं ही जानती हूँ। मैं एग्री कर गया उनकी बात से, भाई सही बात है। आप कैमरे पे देख रहे हो ना लता मंगेशकर जी को, ऑफ कैमरा कैसी लाइफ है उनकी आपको कैसे पता चलेगा? तो ये जो स्ट्रेस है ना, जिसको आप कभी भी किसी को भी सही से शेयर नहीं कर पाते हो, और इसमें मेरे को महिलाएं बहुत पसंद है। जैसे अगर अभी कुछ हुआ ना, अभी जाके बोलाएगी किसी तीसरी को, ये बोल देगी किसी को बताइए मत, लेकिन वो बोल देगी, वो बताना मत से पूरे गाँव के अंदर बात सब में चली जाती है। पुरुष के साथ क्या प्रॉब्लम है? वाइफ को नहीं बोलेगा कि वो टेंशन में आ जाएगी, बच्चों को नहीं बोलेगा क्योंकि करियर भी तो बनाना है, माँ बाप को नहीं बोलेगा, वो बूढ़े हो गए। किनको बोलेगा? ऑफिस में नहीं नहीं नहीं, दोस्तों को बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है, और वो जो मेरा जिगरी यार है, अरे नहीं यार, फिर बाद में कल को लड़ाई हो गई तो वो भी मजाक बनाएगा। तो किसको बोलेगा? किसी को नहीं बोलेगा। क्या करेगा? चुप रहेगा। एक रील मैंने देखी थी, बहुत अच्छी बात कही उसने कि अगर दिल खोल लिया होता है यारों के साथ तो खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। मैंने कहा फैक्ट बोल रहा है, इतना कुछ भर रखा है तो आज नहीं कल तो ये होना ही था। इन शॉर्ट, अगर आपको चाहिए ब्रेन स्ट्रोक हो, ब्रेन हेमरेज हो, कोई बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो या हार्ट अटैक की बात करो, यार दो काम करना शुरू करो। पहला, नेचर से जुड़ो। दूसरा, एटलीस्ट लाइफ में कोई एक ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी ऑफ कैमरा में बात कर रहे थे, आपने कहा जब मन होता है यूँ निकल लेता हूँ मैं, तो जैसे मन हुआ मेरा तो मैं यहाँ आ गया। ये एटीट्यूड डेवलप सबको करना पड़ेगा कि भाई अगले सेकंड की भी गारंटी नहीं है, ये तुम्हारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। अभी एटलीस्ट जीना शुरू करो, चलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। लास्ट टाइम आपको याद है कि खुल के हंसे कब थे हम? इतनी तेज कि मार्केट में लोगों ने पलट के देखा हो? नहीं ना। अगर कोई हंस रहा हो तो पागल है भाई, क्या कर रहा है, पागल है क्या? तो हाँ भाई पागल बन जाओ, पागल बन जाओ, खुल के जीना शुरू कर दो। आधी से ज़्यादा बीमारी आसपास नहीं भटकेगी। अंदर से इतने खोखले हैं और दिखावे में इतना बिजी हो रखे हैं कि जिस दिन उस खोखलेपन पे थोड़ी सी हवा लगती है ना, थोड़ा सा झोंका लगता है ना, तो हम लोग फैल जाते हैं। मनमोहन योगी यही करता है, कुत्तों के साथ खेलना, कुत्तों को खिलाना। अभी मेरी गली में एक डॉगी की डेथ हुई परसों रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं आया क्लास से, तो भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। अच्छा, उस डॉगी को हम 2 4 5 घर वाले खिलाते भी थे हमेशा से, और ऐसी कोई बीमारी भी उसको नहीं थी। मैं आया ना तो पड़ोस की भाभी ने बोला कि ब्लैकी मर गई, तो मैं एकदम यूँ। अब एक दोस्त आया था ऑफिस से, वो खाना खा रहा था, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने खाना छोड़ दिया। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं घर में गया भी नहीं हूँ। एक दोस्त लाइक जा रहा है, मैंने कहा आजा नीचे, ऐसा ऐसा हुआ है, वो भी आ गया। हम 4 लोग लिटरली एक इंसान को जैसे कंधा देते हैं ना, उसको हम लोगों ने उस तरीके से विदाई दी। जाकर के जहाँ हम गड्ढा खोद रहे थे ना, वो पार्क में, वहाँ मलबा डला है कुछ दिन पहले, तो वहाँ व्यवस्था भी नहीं है कि आप मारोगे कस्सी और खुद जाएगा वो ईंट पत्थर वत्थर। हमें लगभग 1-1.5 घंटा लग गया होगा इन 4 लोगों को गड्ढा खोदने में, लेकिन हमने किया। उसको वहाँ पे आराम से लिटाया, उसको हमने प्रणाम किया, उससे अपनी गलतियाँ मानी। कुछ ऐसा नहीं जो हमारे स्वार्थ की बात हो, कुछ भी ऐसा नहीं, ज़ीरो। वहीं हम बैठे हुए हैं, मिट्टी में ही हम पड़े हुए हैं। किसको पता है मनमोहन योगी यहाँ पे आके रात में गड्ढा खोद रहा है? नहीं पता है किसी को। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सेटिस्फैक्शन है। जिस दिन लास्ट माइक्रो सेकेंड मनमोहन योगी का होगा, तो नेचर के साथ में आँख से आँख मिला के यमराज को ये बोल पाएगा, ले चल, इस छोटी सी लाइफ में इतना सब कुछ किया है, कोई टेंशन नहीं है।
लोग फड़फड़ा, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होना चाहिए, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। तो कर लेना भाई, खुल के जी लेना भाई। इतना भी नहीं कर पाएगा तो एक दिन ऐसे ही मर जाएगा खोखलेपन से। मेरी लाइफ में वो खोखलापन नहीं चाहता मैं। और ये एक बड़ा रीज़न है जो मैं लोगों में देखता हूँ कि इतने खोखले हैं कि वो खोखलापन खुल गया तो भी वो मर जाएंगे। तो ये 2 कारण मैं देखता हूँ, नेचर से कनेक्टिविटी ना होना, दूसरा अपने आप की बात को कहीं ना रखना। अगर आप बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, हंस पा रहे हो, खुल के रो पा रहे हो, ये पूरी बात कहीं ना स्ट्रेस के ऊपर आके टिक जाती है कि स्ट्रेस है ना। राइट। तो क्या हम इसको योग के जरिए या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस कम रहे या फिर स्ट्रेस को हम दूर भगा सकें? देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये 3 बहुत कॉमन हो गए हैं, अभी हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में है। और जिसको कुछ नहीं भी है तो कोविड के बाद में उसको एंजाइटी होना शुरू हो गई है। तो इन सब के लिए अनुलोम विलोम रामबाण काम करता है। यार आप अनुलोम विलोम, मैं रोकना चाहूंगा, आप बहुत बार जिक्र कर रहे हो, तो इसका सही तरीका क्या है अनुलोम विलोम करने का, कि इस तरीके से सही? क्योंकि बहुत लोगों को सही तरीका नहीं पता, वो हाँ थोड़ी सी देर कर लिया 2-4 मिनट और हाँ भाई हम अनुलोम विलोम करते हैं। राइट, मैं दोनों चीज़ बताता हूँ। पहला कि करना क्या क्या है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम आप डेली बेसिस पे करो। रात को सोने से पहले पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाओ और बादाम रोगन किसी भी केमिस्ट पे से मिल जाएगा, 2-2 बूंद नाक में डालो। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी है और इसके अलावा भी कोई मानसिक विकार है, ओसीडी आप बोल लो, और क्या बोलना है आपको, ओसीडी भी अगर आप मानते हो तो इन सब का इलाज संभव है अगर सही से आपने प्राणायाम किया और रात को सोने से पहले पैर को धोए, पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाया, नाक में बादाम रोगन डाला, आपको फ़ायदा होगा। अब बात आते हैं कि अनुलोम विलोम को मैं हर एक में क्यों फिट कर रहा हूँ, एक चीज़। दूसरा, अनुलोम विलोम का सही तरीका क्या है। तो अनुलोम विलोम को अगर सही से नाम को समझोगे, अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। हमारी 2 नोस्ट्रल हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। अगर आप ऐसे चेक करोगे एक्सेल करके तो आपको पता चलेगा एक ज़्यादा चल रही है एक कम चल रही है। ये सबके साथ होता है। राइट वाला जो है हमारा सूर्य स्वर होता है, लेफ्ट वाला नोस्ट्रल होता है चंद्र स्वर होता है। तो जो सूर्य स्वर होता है वो फिजिकल एक्टिविटी में हमें हेल्प करता है और जो चंद्र स्वर होता है वो मेंटल एक्टिविटी में हमें हेल्प करता है। सबके अपने डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। जो मानसिक रूप से काम करना है उसका डिपार्टमेंट अलग है, फिजिकल लेवल पे जो काम करना है डिपार्टमेंट अलग है। अब इस डिपार्टमेंट को संभालने का काम हमें इस थ्रू दिया हुआ है। लाइक अगर सांस खत्म हो गई या प्राण खत्म हो गए तो इंसान वैसे भी मर जाता है। आप 2 दिन खाना मत खाओ, आप 1 दिन पानी मत पियो, लेकिन आप 10 सेकंड सांस मत लो। 10 सेकंड आपको पता चल आपकी सांस रुक गई है, अब क्या होगा। तो अनुलोम विलोम सांसों का विस्तार है, सांसों का खेल है और सांसों की एक ऐसी क्रिया है जिसको करके ईमानदारी पूर्वक आप अपने दोनों नोस्ट्रल को बैलेंस कर सकते हो। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आपकी जागरूक हो जाएगी। ये बैलेंस होते ही एक योग की डेफिनेशन है समत्वम योग उच्यते, सब सम हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गया तो बीमारी नहीं है। बैलेंस कैसा, फिर मैं अनुलोम विलोम कैसे करते हैं बता दूंगा। बैलेंस मतलब बीपी, मैं पूछता हूँ कि क्या कोई बीमारी है, तो जो समझते नहीं है बात को कहते हैं हाँ बीपी बीमारी तो है। हाई बीपी बीमारी है ना और लो बीपी बीमारी है, लेकिन बीपी बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर तो सब में होना चाहिए, नहीं होगा तो इंसान वैसे भी मर जाएगा। नींद आना कोई बीमारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आना या बिल्कुल ना आना। खाना खाना कोई बीमारी है, नहीं है। खाना बहुत ज़्यादा खाना बीमारी है। ओवर ईटिंग अगर आप करते हो या 2-2 दिन तक भूख ही नहीं लग रही, आप दवाई पे दवाई लिए जा रहे हो, ये डिसबैलेंस बीमारी है ना। इसको बैलेंस करने का काम अनुलोम विलोम बखूबी करता है। तो ये एक कारण है कि आपको कोई भी बीमारी हो या आपको कोई ऐसी बीमारी हो जो मेडिकल साइंस में आज तक नाम ही एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कहीं नहीं हमने टेस्ट करा के देख लिया, हमें तो कोई रिपोर्ट में कुछ निकल नहीं रहा। अगर ऐसा भी कुछ है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो भी आप अनुलोम विलोम करो, वो जैसे ही बैलेंस होगा ना आपको सब कुछ बैलेंस करके दे देगा। क्लियर हो गया एक चीज़। अब इसको करते कैसे उस पर आ जाते हैं। तो आपको करना क्या होता है, राइट हैंड से पंच बनाना होता है, लास्ट की 2 उंगलियों को खोलना होता है। अभी अंगूठा यूज़ करना और ये 2 उंगली यूज़ करना। कैसा, एक से सांस लिया, दूसरे से सांस बाहर, फिर दूसरे से लिया, पहले से सांस बाहर, फिर पहले से लिया, दूसरे से बाहर, फिर दूसरे से लेकर के पहले से बाहर। अल्टरनेट ब्रीदिंग चलती रहती है। यह अनुलोम विलोम का एक तरीका है। और इसको कितनी देर करना सही रहेगा कि मिनिमम इतने टाइम तो करना चाहिए? बताता हूँ, कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। लेकिन जो अनुलोम विलोम मैंने किया, जो मैंने करके दिखाया, वो एक छोटा सा पार्ट है। नॉट पॉसिबल कि पॉडकास्ट में आप सब कुछ ही बता पाओ क्योंकि और भी टॉपिक्स कवर करने होते हैं। इसमें अगर किसी को कुछ सीखना है, जिस विश्वास और रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करो कि 5 सेकंड का सांस लो,
5 सेकंड में सांस छोड़ो, फिर 5 सेकंड में सांस लो, 5 सेकंड में सांस छोड़ो। मे भी हो सकता है शुरू में 1 सेकंड हो, 2 हो, 2.5 सेकंड हो, कोई बात नहीं। आप कोशिश 5 तक जाने की करो। जिस समय नॉस्ट्रल से होता हुआ ब्रेन तक आपने ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया कर दिया, तो ये ब्रेन अपने आप में पर्याप्त है पूरी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए, और ये अनुलोम विलोम से संभव है। तो अनुलोम विलोम एक पावर है, एक पार्ट है। अनुलोम विलोम, मैं ये कहूँ कि अनुलोम विलोम रामबाण है। 99% बीमारी का अकेला इलाज है अनुलोम विलोम, अगर सही से कर लिया तो। शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी किसी भी स्टेज का आप अनुलोम विलोम कराओ। ट्रीटमेंट मना ही नहीं कर रहा, चलने दो। जो मेडिकल साइंस ट्रीटमेंट चला रहा है, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा, आप चलने दो। साथ में आप अनुलोम विलोम करो, कम से कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। इन द सेंस अगर मेरे को कैंसर है, कैंसर किसी ऐसे स्टेज का है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा करो। खाने से 1 घंटा पहले 1-1 सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, शाम में 1 घंटा आप करो। आपको कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है, डेली सुबह कम से कम 5 मिनट करो, और बढ़ा सकते हो तो आधा घंटा एटलीस्ट सुबह करो। आप अगर ऐसे करते हो, जितनी बीमारी का नाम आप सोच सकते हो उन सब का इलाज है अनुलोम विलोम। आपने इस पॉडकास्ट की मदद से इतनी सारी चीज़ें बता तो दी है, लेकिन सवाल ये आता है कि एक आम आदमी और खासकर महिलाएं, वो तो ये कहती है, महिलाओं का तो ये कहना होता है कि हम रोज़मर्रा में इतना काम कर लेते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, भाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है, माता पिता है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब हैं, तो हमारी इतनी एक्सरसाइज ऑलरेडी हो जाती है पहले से, तो हमें ये करने की क्या ज़रूरत है? देखो, एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि साइंस ऐसा मानता है, और ये सच्चाई भी है, कि किसी भी एक काम को जब आप बार बार करते हो तो बॉडी यूज टू हो जाता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 3 फ्लोर है मेरे घर में, तीनों में झाड़ू पोछा तो मैं करती ही हूँ, तो वो काम आप पिछले 20 साल से कर रहे हो, अब आप यूज टू हो चुके हो, तो उसको एक्सरसाइज में काउंट करना गलती है आपकी। क्योंकि अगर आप जिम भी जा रहे हो ना, और आप 5 मिनट ट्रेडमिल करते हो और 5-5 के डंबल 10-10 सेट मारते हो, और ये पिछले 3 महीने से कर रहे हो, तो अब आप कुछ नहीं कर रहे, अब आप टाइम पास कर रहे हो। और फिर 3 महीने बाद जा करके सेम रैप आप मारोगे, आपके मसल्स में कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पे अपग्रेड करते चलते हो तब जाके रिजल्ट्स बनते हैं। तो सेम जो काम आप कर रहे हो, अगर उसी को गाने से आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वो नादानी है जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। तो आपको करना ज़रूरी है कोई भी एक्टिविटी। आप वॉक करो, आप जिमिंग करो, आप योगा करो, आप स्विमिंग करो। और जब किसी भी चीज़ के लिए फैमिली में अलाउ नहीं होता है ना, कि आपको नहीं कहीं जाना है, आपको घर से हम बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं, जिम तो बहुत दूसरी बात है, और आपको वो ड्रेस तो हम पहनने देंगे नहीं, तो आप फिर योग करो। और कहोगे नहीं सर घर में अलाउ नहीं है, तो आप सुबह 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, जितने बजे भी आप उठते हो, आप आधा घंटा पहले उठो। सारे काम आधा घंटे पहले शिफ्ट हो गए, तो वो बचा हुआ आधा घंटा आप योग कर लो। जब सब उठे तब तक आपका योग निपट जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। प्लस आपको चाहिए क्या, 6x4 का योगा मैट, एक कॉर्नर चाहिए बस, और कोई मशीन नहीं। तो आपकी अच्छी बात है ना, 300 रुपये का योगा मैट आता है, नहीं भी लेना यार, जिस बेडशीट पे सोते हो ना, जिस चादर को ओढ़ते हो, उसको बिछा करके योग कर लो। आप कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा, कोई डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा, और आपको फ़ायदा भी पूरा हो रहा है, वो हो जाएगा ठीक। प्लस माँ बहनों के बारे में ये कह दूँ मैं कि आप लोग हर महीने पीरियड्स के नाम का पेन झेलते हो। आप लोग हर महीने ना चाहते चाहते भी, अच्छा देखो क्या है, पीरियड्स आ गया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी है, पार्टी है, फंक्शन है, पूजा है, सब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, जिसको नहीं हो रहा है उसकी अलग ही प्रॉब्लम है, उसको बेबी नहीं होगा। तो ऐसे चैलेंजेस जब आपको पता है आप फेस कर रहे हो, और ख़ास करके 20-22 साल के बच्चे मेरे पास में आते हैं, पता है पीसीओडी है, शादी नहीं हो पा रही हो भी जाएगी तो बेबी नहीं होगा, फेस पे बाल आ रहे हैं, दुनिया भर का स्ट्रेस आप पाल के बैठे हो, तो आधा घंटा करना तो आपका बनता ही है। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, और आपका शरीर ख़राब हो जाएगा। अभी तो आप कह रहे हो पति, अभी तो आप कह रहे हो बच्चा, अभी तो आप कह रहे हो माँ बाप, जब आपको कुछ होगा ना, तो क्या गारंटी है ये लोग खड़े मिलेंगे आपके साथ। सो आप इन शॉर्ट थोड़ा सा टाइम खुद को देना शुरू करो। और नहीं समझ में कुछ आता है तो सूर्य नमस्कार कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, ओम का उच्चारण कर लो। आधे घंटे में सब खत्म हो जाना है, और आधे घंटे की ईमानदारी से आप अगले 20-30 साल और आप अपने घर की सेवा कर सकते हो, जो भी आपकी एज और जो भी आप जीना चाहते हो। आप अपने आप को मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा सेवा करने की इच्छा है और ज़्यादा सेवा करो, लेकिन खुद को स्वस्थ करके करो, अदरवाइज कोई काम तो आएगा नहीं। वैसे सवाल मैंने अपने घर से जुड़ा हुआ ही पूछा था आपसे। और एक पॉडकास्ट क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, एक लास्ट ये पूछना चाहूँगा, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको एक मैसेज क्या देना चाहोगे हेल्थ को लेकर, कि हाँ ये मेरा लास्ट मैसेज है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे संकल्प में कभी विकल्प नहीं होता है, और ये एक रीज़न है कि मेरे स्टूडेंट्स या मैं खुद लाइफ में, करियर में बहुत अच्छा कर भी रहे।
तो मेरा एक संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं, और संकल्प ये है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे, हक से जाएंगे। वो आएगा ना नेचर लेने के लिए, परमात्मा, अल्लाह, जो भी नाम बोलो, जिस दिन आएगा ना उस दिन कहेंगे जैसा आपने हमें दिया था हम वैसा ही आपको वापस कर रहे हैं। इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, बहुत वायरल हुआ था वीडियो वो ये था कि आप मैं दोस्त हैं, जिगरी यार हैं, मैंने अभी नई बाइक खरीदी और आपको शौक भी है बाइक चलाने का। आपने कहा सुनना योगी बाइक दे दे ज़रा, काम से आ रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, भाई ले तो जा रहा है बट ऐसे ही वापस कर दियो, नहीं है थोड़ा टेक केयर करना है। तो ऐसे ही वापस कर दियो मतलब क्या कि भाई जैसी ले जा रहा है वैसी दे दियो, भले ही तेल मत डलवाइयो, तो जिगरी आ रहा है, मेरा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप ला रहे हो, हैंडल आपने तोड़ दिया है, इंडिकेटर उसका हिला दिया है, तो अब क्या मैं एक्सेप्ट करूँगा? शायद नहीं। मैं कहूँगा यार क्या कर रहा है भाई, तेरे को पता है ना कितनी मेहनत से खरीदी है, बोलूँगा तो ज़रूर। तो नेचर ने हमें स्वस्थ पैदा किया, हमारा लंग्स लिवर किडनी ख़राब हो गया, शुगर बीपी थायराइड हमें हो गया, हमारा शरीर सड़ रहा है, किसी किसी का ऐसा है कि उंगली काट दी, किसी का पैर काट दिया, ऐसे सड़ा हुआ शरीर वो नेचर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो मेरा मैसेज अगर कुछ लेना चाहते हो तो जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे, बाकी जो परमात्मा की मर्जी होगी। चलिए, आपने देखा मनमोहन योगी जी को, पूरा गुरुकुल से जीवन इन्होंने व्यतीत किया और आज इतने अच्छे मुकाम पर है। और सबसे सही इन्वेस्टमेंट मैं इसे मानता हूँ कि हेल्थ बहुत अच्छी है। तो आप सर्वगुण संपन्न हो। थैंक यू सो मच। तो योगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऑडियंस के जो सवाल आएंगे, कुछ और होगा तो आगे भी हम आपसे बहुत जल्दी जुड़ेंगे, क्योंकि हेल्थ को लेकर समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। और आपसे भी उम्मीद है कि आप नेक्स्ट हमारे साथ जल्दी बैठोगे। पक्का पक्का। चलिए, तो आपने पॉडकास्ट देखा, कैसा लगा आपको? अगर कोई भी बात इसकी अच्छी लगी हो ना पॉडकास्ट की, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर शेयर जरूर मार देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बोला है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है जाकर क्लिक कर लेना। तो ये आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए।